तो कोऑर्डिनेट क्लास जुड़ता है प्रिंसिपल क्लास के साथ तो कंपाउंड सेंटेंस, और सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ता है कॉम्प्लेक्स के साथ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, प्रिंसिपल क्लास के साथ तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट क्लास जो बनता है वो 3 तरह के क्लास बनाता है, एक होता है नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, समझ लिए, ठीक है। हाँ, अगर हम सबऑर्डिनेट क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास से जोड़ें तब क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट क्लास को नहीं कोऑर्डिनेट क्लास के साथ जुड़े बनेगा तब वो सेंटेंस ही नहीं बना, तब क्या बनेगा? वो सबऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेट क्लास मिलेंगे तो वो क्लास ही रह जाएंगे, सेंटेंस नहीं होंगे तब तक जब तक कि किसी प्रिंसिपल क्लास के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब पॉइंट ये होती है कि एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास, तब हम क्या कहेंगे? तो प्रिंसिपल क्लास के नज़दीक जो क्लास रहेगा वही बन गया, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिल रहा है ना, और सबऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेट क्लास के साथ मिल रहा है तो वो क्लास ही रह गया ना। हमारा सेंटेंस कब बनेगा? जो प्रिंसिपल क्लास और यदि पहले कोऑर्डिनेट क्लास हो गया तो कंपाउंड सेंटेंस मानेंगे, पहले सबऑर्डिनेट क्लास हो गया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मानेंगे। क्लियर? हाँ, मिश्रित मतलब नहीं, वो तो मिश्रित वाक्य बनता ही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य इसीलिए कहते ही हैं, लेकिन उसको हम संयुक्त वाक्य नहीं कह सकते, यानी कंपाउंड सेंटेंस नहीं कह सकते। तो मिश्रित तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये तो कॉम्प्लेक्स माने मिश्रित होता ही है। हाँ, नहीं तो वो तो दूसरी भाई मीनिंग एक शब्द के बहुत निकलते हैं, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित, और जटिल जो होता है कॉम्प्लेक्स वो भी वर्ड है लेकिन उसका यूज जटिल के अर्थ में होगा, और यहाँ कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित के अर्थ में है। नहीं पूछेगा नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है भाई। क्वेश्चन क्या पूछेगा परीक्षा में, केवल उसी की बात थोड़ी हो रही है। हमारा ये भी तो चल रहा है कि इस तरह की बातें होंगी तो हम कैसे समझेंगे। अब फिर वही आ गए फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, हाँ स्किप करते हुए चले, बस वही बात बताइए जो परीक्षा में। अरे इसी तरह का बताया गया था, इसी तरह का आ गया, ये बात दिमाग में रखिए ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? अच्छा, रूल देखना है, कंजक्शन के रूल, ठीक है। देखिए ये सेंटेक्स में हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट हैं, गलतियां होने के जहाँ चांस होते हैं। भाई करेक्शन न पढ़ रहे हैं, सेंटेक्स में क्या पढ़ रहे हैं? करेक्ट करने के लिए, यानी शब्दों को, सही शब्द को सही स्थान पर प्रयोग करना, यानी कंजक्शन में गलतियां क्या हो सकती हैं और उनको कैसे हमको सुधार कर लिखना है। जैसे देखिए रूल नंबर 1, एंड और बट का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स या कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए होता है। ध्यान दो, एंड और बट समानता नजर आती है आपको, लेकिन एंड कौन सा कंजक्शन है? कुमुलेटिव। और बट कौन सा कंजक्शन है? यस, एडवर्सेटिव। इसका मतलब हो गया समान शब्दों और क्लासेज एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि बट उनमें कंट्रास्ट, विरोध दिखलाता है। एंड क्या दिखलाता है? जोड़। और बट क्या दिखलाता है? विरोध। इसका मतलब जब दो क्रियाओं में, यानी दो क्लासेज जब आप जोड़ रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब एक क्लास का जोड़ दूसरे क्लास से हो रहा हो तो कंजक्शन एंड, और एक क्लास का विरोध दूसरे क्लास से हो रहा हो तो बट का प्रयोग करना। यानी बट और एंड में एक बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं कि एंड की जगह बट और बट की जगह एंड लगा दिया जाए। पहली क्लियर? जैसे एग्जांपल दिया है, योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी, और दूसरा बनाया योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मेट मी, यानी एक तरफ आया और मिला, दूसरी तरफ आया लेकिन मुझसे मिला नहीं। रूल नंबर 2 है, कंजक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है, न कि एज का। यस, बोथ डॉट डॉट एंड। और यहां ध्यान देना है कि एज मत लगा देना, क्योंकि एज वेल एज माने भी होता है और या साथ ही साथ ना। जैसे यहां है बोथ रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर, यहां गलत हो गया क्या? क्योंकि एज वेल एज को आपने समझ लिया। क्यों? एक चीज और ध्यान दो, एंड के स्थान पर अकेले एंड है,
तो उसके स्थान पर एज वेल एज लग जाएगा। लेकिन बोथ और एंड है तो वहां पर एंड के स्थान पर एज वेल एज नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। जैसे यहाँ पर बोथ बता देंगे क्योंकि बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है। देयर बोथ रजनी एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। अच्छा, ये कहने का मतलब है इसके कि बोथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, इसको नेगेटिव में नहीं लगाना चाहिए। या यहाँ गलत कर दिया, ये नाइदर नार बता दिया इसने, यहाँ लगाना था नॉट ओनली बट आल्सो। यस, नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो वही एंड का ही नेगेटिव है। बोथ और एंड, बोथ को पॉजिटिव सेंस में और बोथ के नेगेटिव सेंस में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा। ये नाइदर नार लगा करके कंफ्यूज किया है। नाइदर नार, और ये तो हो गया आपका विकल्प के लिए, ठीक है, और जोड़ के लिए नॉट ओनली बट आल्सो नेगेटिव सेंटेंस में, वही बता रहा। तो इसको अफर्मेटिव में रख सकते नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो नहीं, नेगेटिव हुई ला, नेगेटिव वाले से उसको नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो वो सेंस भले ही अफर्मेटिव में हो जाए, सेंस भले ही डबल नेगेटिव होगा अफर्मेटिव में निकल जाए, वो बात नहीं है, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो नेगेटिव सेंटेंस ही बनाएगा, ठीक ना। तो नेगेटिव और नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव सेंस हो जाता है, वाक्य नहीं हो जाता। सेंस देखना है नहीं, यदि वाक्य पूछ रहा हो कि कौन सा सेंटेंस है तब वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अर्थ क्या देगा? तो जब डबल नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव का सेंस दे देगा, रहेगा वो नेगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन सेंस क्या हो गया उसका? पॉजिटिव हो गया। एंड और आर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एंड केवल दो वस्तुओं को जोड़ता है, जबकि आर दो वस्तुओं में से केवल एक को बताता है, ठीक है। यानी आर विकल्प बताता है, आर क्या है? विकल्प बताता है, यानी दो में से कोई एक की बात करता है, और एंड जो होता है वो दोनों की बात करता है। डू यू वांट टू लिव इन मुंबई आर इन चेन्नई, ठीक है, या हाँ, आई वांट ए बॉल आर ए बैट, इन दोनों में भी एक का चयन करना है, विकल्प की बात हो रही है। कैसे हो जाएगा? जब दोनों में से एक ना चाहिए और एंड लगा दोगे तब दोनों चाहिए, तो कैसे दोनों सही हो जाएगा? अब सेंस अर्थ नहीं बदल गया, वाक्य का पूरा पूरा अर्थ बदल दिए भाई। एंड से अर्थ आ जाएगा कि मुझे बाल और बैट दोनों चाहिए, और जबकि कह क्या रहा है वो, मुझे बाल या बैट चाहिए, तो एक ही लेने की बात कर रहा है, तुम दोनों की तो अर्थ सीधा सीधा बदल गया पूरा। हाँ, तब भी हमको ध्यान देना होगा ना विकल्प भाई। तो आर काहे हटाएंगे हम? हमारा विकल्प की बात हो रही है तो आर काहे हटाएंगे? हम लगा सकते हैं, एंड भी लगा देंगे, लेकिन ये जानिए कि वाक्य तो सही हो जाएगा लेकिन सेंस बदल जाएगा भाई। वहां पहले बात समझिए, जब आपके सामने कोई सेंटेंस एग्जाम में आएगा सिंटेक्स का, तो कल हम सिंटेक्स का पेपर सेट हल करवाएंगे, 8 से 9 रहोगे सब लोग ऑनलाइन। रूल नंबर 4। अच्छा, इसमें नोट लिखा है एक ठो ऊपर, याद रखिए कि और का अर्थ या तथा नहीं तो भी होता है। दूसरे अर्थ में यह दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ता है, मेक हेस्ट आर यू विल बी लेट। और रूल नंबर 4 देखिए, ठीक है, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो प्रायः जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं को कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब इसमें क्या है कि विकल्प बताने के लिए नेहरू वाज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट आल्सो ए राइटर। नेहरू केवल एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे बल्कि वे एक राइटर भी थे। नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, न तो शिक्षक और न ही विद्यार्थी वहां उपस्थित थे।
आइदर यू आर योर ब्रदर मस्ट गो देयर, या तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को वहां जाना चाहिए। अब यहाँ आइदर आर नाइदर नार जो है वो दर्शा रहा है क्या जोड़े में एक बैठ रहा है जी। दो के साथ एट आता है बट नहीं, बट का प्रयोग नहीं होता। दो यानी यद्यपि, ठीक है। दो के साथ बट का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना है। जैसे दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, तो बट गलत हो गया, क्यों? हाँ, दो या आल्दो के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं करें। यही आएगी परीक्षा में, परीक्षा क्वेश्चन यही सब है कि दो और आल्दो के साथ यट लगता है, लगा देगा बट, और आपको समझ में आएगा कि सही तो दे रहा है, लेकिन बट का प्रयोग नहीं होता, यहां यट का प्रयोग हो सकता है। या यट को हटाकर क्या कर सकते हैं? कॉमा। हाँ यस, आल्दो और दो के साथ बट या यट के स्थान पर कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। पंचवट होता है ऐसे ही काम जब पंचवट होता है। हाँ, इफ या इफ के साथ, व्हेन के साथ, अभी आएगा, सब आ रहा है। नेक्स्ट, अच्छा यहां देखो नोट लिखा है नीचे, दो के पश्चात यट को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए रूल 6, नो सूनर के पश्चात वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति होता है, इसके बाद देन का प्रयोग होता है। नो सूनर का प्रयोग हमेशा इंट्रोगेटिव की तरह, मतलब क्या? नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगाना चाहिए। नो सूनर डिड, देखो नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। इसका अर्थ कैसे निकालते हैं? जैसे ही एज सुन एज का नेगेटिव है, बस उससे मतलब नहीं है। उसका अर्थ निकलेगा कि ज्यों ही एज सुन एज डिड ही सी द लायन, ज्यों ही उसने शेर को देखा त्यों ही वह भाग गया ना। और इसका अफर्मेटिव बनाना होगा तो नो सूनर का एज सुन एज हो जाता है, और एज सुन एज अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है तो देन के स्थान पर कामा लगता है, यह भी ध्यान देना है। एज सुन एज और नो सूनर दोनों ही कंजक्शन कौन से हैं? नहीं, कौन से कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नो सूनर ही सा लिखना गलत है और दोनों क्लाजेस के बीच में देन लगाया जाना आवश्यक है। नो सूनर डॉट डॉट देन ज्यों ही का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है, यानी इसका प्रयोग केवल भूतकाल में भी होता है, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्कार्सली और हार्डली, ये देखो कहां आया था पता है? जो नेगेटिव वाला ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ रहे थे तो उसमें हार्डली आया था। हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग मुश्किल से ही, हार्डली और उसका स्कार्सली का प्रयोग क्या होता है? मुश्किल से ही। देखिए एसएमएस का देता है ना। हाँ, जैसे यहां देखो स्कार्सली और या हार्डली के पश्चात व्हेन आता है, न कि देन। यहां क्या करना है कि जहां व्हेन देन लगाए हो किसमें? नो सूनर वाले वाक्य में, वहां आप क्या लगाओगे? व्हेन लगाओगे। जैसे ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द विलेज देन हिज फादर डाइड, और इसका सही बनाया तो क्या हो गया? ही हैड स्कार्सली या हार्डली इंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। और देखो हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, यहां हार्डली का प्रयोग देखो, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन ए थीप ब्रोक इनटू द हाउस, और इसको क्या कर दिया? व्हेन लगाएगा, और यहां हार्डली देखो, हार्डली को नो सूनर की तरह लगा दिया, क्योंकि नो सूनर के बाद भी क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, और हार्डली के साथ भी क्या लग गया? हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट रूल 8 ना। उसमें दूसरे में लगाया था, उसमें किया था ही हैड हार्डली इंटर्ड द विलेज व्हेन ही। हाँ, तो हार्डली और स्कार्सली बीच में, यानी ये एडवर्ब न है तो ये बीच में भी आ गया। और दूसरा यूज यहां पर दे दिया कि यहां हार्डली पहले आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। स्कार्सली के लिए भी होगा? नहीं, स्कार्सली नहीं, हार्डली के लिए ऐसा होता है, लेकिन है दोनों का मतलब एक ही।
जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके पश्चात कंजक्शन आया जाता है, न कि हु, विच, व्हेन। ध्यान दो, ये तो आप जानते ही हैं, एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे थे तो बार बार बताया मैंने कि कब जो है लगाते हैं एज, और कब दैट, कब हु, कब विच, बताया गया था ना। जैसे आई हैव सच ए बुक विच यू कैन नॉट फाइंड इल्सवेयर, तो आई हैव सच ए बुक एज यू कैन नॉट फाइंड इल्सवेयर। नेक्स्ट रूल नंबर 9, किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर इत्यादि के पूर्व दैट नहीं लगाया जाना चाहिए, नहीं आते, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी वो खुदे, वाई यानी कि, क्यों, नाउन क्लास में, हाँ तो वही है, वाई यानी कि, क्यों ऑलरेडी है, तो उसमें अब दैट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, यही बताया। आई आस्क्ड हिम दैट वाई नहीं होगा, आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज लेट। क्लियर। देखिए रूल नंबर 10, अनलेस अनटिल के साथ नॉट प्रयोग नहीं होता। क्यों भाई, अनलेस किसका नेगेटिव है, इफ का, और अनटिल किसका नेगेटिव है, टिल का, टिल का नेगेटिव अनटिल, और इफ का नेगेटिव अनलेस, तो उनके साथ नॉट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। अनलेस शर्त बताता है और अनटिल समय बताता है, ठीक है। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड। अनलेस पर क्यों नहीं लगाते नॉट? क्योंकि नेगेटिव उसमें ऑलरेडी है, नहीं, जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर नॉट लगाने की क्या जरूरत है, नहीं, उससे मतलब नहीं हुआ। जब हम समझ गए कि ये इफ का नेगेटिव है, तो जो भी सेंटेंस बनता है वो यदि के साथ नेगेटिव में बनता है, नहीं, वो तो ठीक है, वो एक्सप्रेशन अलग है, लेकिन अनलेस वाला वाक्य ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसको नॉट बनाने की क्या जरूरत है, मेरा मतलब ये है। तो पॉजिटिव करने के लिए तो क्लास न बन जाएगा, अगला क्लास को नेगेटिव बना दो, यही न था उसमें, वहां जो पढ़े थे यही था कि एक क्लास तो आप अनलेस से बनाएंगे, नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव हो गया, और अगला वाला क्लास यदि पॉजिटिव में है तो आप नेगेटिव बना करके पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसको नेगेटिव बना दीजिए, तो दो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये है रूल नंबर 11। क्या हो गया, इफ, वेन, वेदर दो का प्रयोग हो वहां दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन, इफ, वेन, वेदर और दो, यदि प्रयोग किया गया है कहीं पर तो वहां पर दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दिया है, आई डाउट दैट ही विल पास, यही ना, तो यहां दैट नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, अरे भाई ये अब कह के खाली हो गए कि इफ, वेन, वेदर और दो का प्रयोग करना है, वहां जहां होता है वहां दैट नहीं लगाना है, तो कहां प्रयोग होता है, तो ये जानो कि यहां जब भी कहीं विकल्प की बात होती है तो वहां इफ नहीं वेदर का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा सूटेबल माना जाता है। या जहां जो है कंजक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हो रहा हो, वहां पर अपने आप दैट नहीं लगाना चाहिए, ऊपर हो गई ही इसकी बात। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि ये जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो जोड़ते समय इफ लगाते हैं, इफ या वेदर, तो इफ या वेदर या इंट्रोगेटिव वर्ड को यदि कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वहां दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। जैसे दिया आई डाउट दैट ही विल पास, तो नहीं होगा आई डाउट वेदर ही विल पास। या आई आस्क्ड मोहन दैट ही वुड गो विथ मी, तो आई आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो विथ मी। कैसे जानेंगे जी कि इफ या वेदर, आस्क्ड लगा है और यहां डाउटेड जो लगा है उसका मतलब हो गया कि वो कोई विकल्प की बात है,
संदेह हो गया मतलब क्या, विकल्प न हो गया कि मुझे संदेह है कि वो पास होगा कि नहीं, तो विकल्प की बात हुई ना। तो जहां विकल्प की बात हुई वहां वेदर लगाना है, और जहां क्वेश्चन की बात हो गई वहां, अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से तो इफ का प्रयोग करेंगे। व्हेन और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता, देन के स्थान पर केवल कामा लगाते हैं। कब? व्हेन और इफ, यानी जब कोई सेंटेंस बना रहे हैं जिसका प्रारंभ व्हेन से हो रहा हो या इफ से हो रहा हो, तो बीच में कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट, सबऑर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लास दोनों में विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्रिंसिपल क्लास में विल या शैल लगाया जाता है। सबऑर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लास दोनों में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता। ये तो जानते हैं आप, कंडीशनल सेंटेंस को मैंने डिटेल पढ़ाया था कि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लास फ्यूचर टेंस में नहीं होते। जैसे यहाँ है व्हेन यू विल कम आई शैल गो देयर, तो यहां होगा व्हेन यू कम आई शैल गो देयर। कब? दोनों को याद रखना है। किसको किसको? व्हेन और इफ को। ठीक है, लेस्ट, लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो कि के साथ शुड आता है और नॉट का प्रयोग नहीं होता है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, मे नॉट फॉल नहीं होगा, शुड नॉट, लेस्ट के साथ शुड लगता है। ये तो हमने कंजक्शन पढ़ाते समय वो समझाया था। हाँ, ये इसीलिए बता चुका कि परीक्षा का क्वेश्चन है, और अब परीक्षा में जाते जाते आपके दिमाग में इतना हॉन्टिंग हो कि वहां जाने के बाद गड़बड़ ना हो पाए। शुड लगता है, शुड लगता है, मे या माइट लगता है, इतनी बार कहा गया कि अब वो दिमाग में क्या हो गया जी। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, ये आदि वर्ब के पश्चात एज का प्रयोग होता है, और नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर, इनके पश्चात एज का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो एज का प्रयोग किसके साथ होता है, तो रिगार्ड माने मानना समझना, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करना, और मेंशन यानी दर्शाना, डिफाइन यानी परिभाषित करना, और ट्रीट यानी सम्मान देना या व्यवहार करना, ट्रीट। और इनके साथ एज लगता है और किनके साथ नहीं लगता वो भी देखिए। नेम, नेम यानी नाम बताना, कॉल यानी पुकारना, थिंक यानी सोचना, कंसीडर यानी समझना, इनके साथ एज का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल नंबर 15, एज इफ तथा एज दो दोनों का अर्थ है मानो। एज इफ और एज दो, इनका अर्थ क्या होता है? मानो। इनमें इनसे शर्त या कल्पना प्रकट की जाती है, इनके साथ पास्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है। पास्ट कंडीशनल टेंस, पास्ट माने भूतकाल की, कंडीशनल यानी शर्त। दीज शुड बी फॉलोड बाई ए पास्ट कंडीशनल एंड नॉट बाई ए प्रेजेंट फॉर्म। ये कभी भी प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होने चाहिए, फाउलर ने कहा। तो दीज शुड बी फॉलोड बाई ए पास्ट कंडीशनल एंड नॉट बाई ए प्रेजेंट फॉर्म। जैसे लिखा है ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, ये गलत हो गया। तब क्या होगा? ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, एज इफ के साथ वर आ गया, क्यों? वही वाली बात जैसे कंडीशनल सेंटेंस में होता है ना, जैसे अनफुलफिल कंडीशन, ये भी आप दिमाग में रखिए, परीक्षा क्वेश्चन है ये। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, काश मैं राजा होता, काश मैं चिड़िया होता, तो वुड दैट आई वर ए बर्ड, वहां वर लगता है, आवाज मत लगाना। जब भी फर्जी वाक्य होते हैं तो वहां वर लगता है। वैसे ही एज इफ माने और एज दो माने भी मानो होता है, और इनके साथ भी वर का प्रयोग होगा, ठीक ना? जैसे एज दो या एज इफ ही इज मैड, पहले तो यही गलत है, इज नहीं होगा,
क्योंकि ये पास्ट टेंस में होगा, और पास्ट टेंस में भी होगा तो वाज नहीं होगा, वर होगा। ठीक है, पूरे ग्रामर में दो जगह केवल ये कंडीशन बदल रही है, एक तो अनफुलफिल कंडीशन में और एक यहां मानो के अर्थ में, ये भी कंडीशन ही मान लो। तो इन दोनों में जो है क्या होगा, एक वचन के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज और इफ के साथ साथ प्रयोग नहीं होता। सपोज और इफ का साथ साथ प्रयोग नहीं होता। जैसे सपोज इफ द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड, तो सपोजिंग लग जाएगा। सपोज और इफ इक्वल टू सपोजिंग। बताओ, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े थे ना, सपोजिंग और प्रोवाइडेड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 17। एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता है, केवल कामा लगाया जाता है। एज के साथ सो का प्रयोग नहीं होता है, यानी एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज, तो यहां सो नहीं लगेगा। लगता है कब, ध्यान दो, सो और एज का प्रयोग होता है कंपैरिजन में। सो एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज नहीं लगता, इतना उतना। लेकिन जब ये एज का प्रयोग वाक्य में पहले आ गया, यानी ये कंजक्शन के रूप में आया, तो एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, चूंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज, तो यहां सो की जगह क्या लगना चाहिए, कॉमा। यहां सो नहीं लगेगा। ठीक है, एज के पश्चात सो का प्रयोग केवल जोर डालने के लिए किया जाता है। जैसे यहां आया है, देखो अपनी ही बात को काट दिया, मुहावरा है ये। एज यू सो, सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता, न इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले दैट का प्रयोग नहीं होता। हाँ, तो यही से गलत कर दिया ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यदि अलग अलग हैं तो उनके बीच में कामा नहीं लगाना चाहिए। कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर ना दैट लगाते हैं, तो यही गलत कर दिया। तो यहां देखो, ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कामा आई विल गिव यू ए पेन, तो ये तो हो गया ना, तो उसे क्यों, हाँ तो लगाना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है भाई, हमारा मुख्य क्लास कौन सा है, एज यू सो, उसको अलग करने के लिए कामा लगा है। और सो शैल यू रीप तो क्लास है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में आप लिखते हैं इफ यू कम हियर आई शैल टीच यू, तो इफ यू कम हियर के बाद वहां कामा लगाते हो, कामा लगाना है। क्यों, क्योंकि ये क्लास सबऑर्डिनेट क्लास पहले आ गया है, प्रिंसिपल क्लास बाद में, तो कामा लगाना है। तो उससे क्या मतलब हुआ, नहीं लगता है, एंड लगा दो। एंड कंजक्शन लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, कामा लगता है। क्या है उसमें, देखो अपने कंडीशनल सेंटेंस वाला उसमें फार्मूला में, हाँ इंपरेटिव में भी लगता है। नहीं कहने लगाते, राम और श्याम, सीता और गीता, तो दोनों के बीच में कामा लगाएंगे, तो वो दो शब्दों को जोड़ने की बात हो गई। तो जब हम कंजक्शन एंड की बात करते हैं, तो कंजक्शन एंड दो क्लाजेस को जोड़ने के लिए अकेले प्रयोग होने वाला कंजक्शन है और बीच में लगता है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लास पहले, कोऑर्डिनेट क्लास बाद में जा रहा है। बात समझो, तो वहां कामा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रिंसिपल क्लास बाद में और कोऑर्डिनेट या सब कोऑर्डिनेट पहले होता ही नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लास पहले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट क्लास पहले, प्रिंसिपल क्लास बाद में, तो प्रिंसिपल क्लास को हम उसके बिना कामा के लिख ही नहीं सकते, वहां लगाना जरूरी है। जैसे आल्दो, अब समझो, आल्दो के साथ यट का प्रयोग होता भी पढ़ा, तो क्यों ना आल्दो के साथ हम जो वाक्य लिख रहे हैं और यट लगाने के पहले कामा लगा दिए, तो सही है। क्यों सही है, क्योंकि वो येट वाला जो क्लास बन रहा है वो कोई क्लास नहीं है। असली कंजक्शन कौन है, आल्दो, जो सबऑर्डिनेट क्लास बन गया,
और प्रिंसिपल क्लास को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग कर देते हैं। वो गलत नहीं है, लगाएं अथवा न लगाएं। लेकिन यट नहीं है, यट नहीं है तब कंपल्सरी एक लगाना है। आई बात समझने? चलिए रूल नंबर 19। 18 नहीं हुआ? 18 तो पढ़ रहे थे। ही सेड दैट आई विल गिव यू ए पेन। तो यहां इन्वर्टेड कामा और दैट दोनों नहीं लगेगा। या तो इन्वर्टेड कामा हटाएंगे या तो दैट का प्रयोग नहीं हटाएंगे तब दैट का प्रयोग करेंगे, या तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कामा रहने देंगे। लेकिन अब दैट लगाएंगे वहां, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तब खेल बदल जाएगी, क्योंकि तब नरेशन का पूरा रूल लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वो बदलना पड़ेगा, प्रोनाउन, टेंस, निकटता सूचक शब्द सब बदलने पड़ेंगे। हाँ, इससे यही मैं भाई देखिए पॉइंट आपके पास दोनों हैं, जो सूटेबल लगे उसको आप करके खाली हुई है, क्योंकि आपको अब मतलब किससे है? 2 मार्क्स, 2 मार्क हमको चाहिए, 2 नंबर चाहिए इस क्वेश्चन का। वो हमारा गड़बड़ ना हो, ये फोकस करिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो उस पर बिल्कुल आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि प्रयोग तो मैं यहां करवा रहा हूं क्योंकि ये केवल परीक्षा के लिए नहीं है। ये तो अब आप ग्रामर, जितना ग्रामर पढ़ लिए बच्चों, ये सारा ग्रामर ये कंप्लीट किए रहे और हमेशा रिवीजन में रहा, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे ऊपर का नहीं आता, ये पक्का मान लो। तो अब इसी में ही घूम फिर के रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूल है वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है और ये परीक्षा का क्वेश्चन बना भी है कई बार। सिंस का जब कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो सिंस से पहले वाले क्लाज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा सिंस के बाद वाले क्लाज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंस के पहले वाले क्लाज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बाद वाले में पास्ट, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देना है। हाँ, उसे क्या मतलब हुआ? आप सिंस वो प्रीपोजिशन है जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो सिंस या फार क्या है? प्रीपोजिशन है। और यहां किसकी बात हो रही है? कंजक्शन की। अब उसको बांटो कि वही सिंस प्रीपोजिशन भी है और वही सिंस यहां कंजक्शन है, अंतर है दोनों में। सिंस का जब कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो सिंस से पहले क्लाज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद वाले क्लाज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। जैसे 5 years पास्ट सिंस माई कजिन हैज डाइड, उल्टा कर दिया था, जबकि करना क्या है? 5 years हैव पास्ड सिंस माई कजिन डाइड। ठीक है। बिकॉज का प्रयोग, बिकॉज का कारण बताता है, एज तथा सिंस भी कारण बताते हैं, बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतः प्रथम उपवाक्य में होता है, जबकि बिकॉज का प्रयोग दो में से बाद वाले उपवाक्य में होता है। ध्यान दो, देखो बिकॉज और एज और सिंस ये कारण भी बताते हैं, लेकिन अब कहां रहेंगे? ये वाक्य में पहले लगेंगे। अब बिकॉज कहां रहेगा? दोनों के बीच में, यानी बिकॉज लगा दिए तो क्या बन गया? सबऑर्डिनेट क्लास बाद में, प्रिंसिपल क्लास पहले। और यदि एज और सिंस लगाए तब सबऑर्डिनेट क्लास पहले, प्रिंसिपल क्लास बाद में, और उसको प्रिंसिपल क्लास को जब भी अलग करेंगे तो कामा से अलग करेंगे। ये रहा आपका कंजक्शन यूज्ड इन पेयर्स। देखो ये कोरिलेटिव कंजक्शन, जो पेयर यानी जोड़े में प्रयोग होने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? जैसे दिया है आइदर डॉट डॉट आर, सच डॉट डॉट एज, हार्डली डॉट डॉट व्हेन, स्कार्सली डॉट डॉट व्हेन, बोथ डॉट डॉट एंड, दो डॉट डॉट येट, नो सूनर डॉट डॉट देन, और सो प्लस एडजेक्टिव एज। ये कौन सा? कंपैरिजन वाला सेंटेंस। सो प्लस एडवर्ब डॉट डॉट दैट, कौन सा? एडवर्ब टू और इंफिनिटिव को हटाकर जो सो डॉट डॉट दैट लगाते हैं, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में होता है। यही है। ठीक।